जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः भारतीय थल सेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय थल सेना के द्वारा जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसका एक और सफल टेस्ट आयोजित किया गया है, जहाँ पर भारतीय थल सेना की जो वेस्टर्न कमांड है उनके द्वारा जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का फायरिंग एक्सरसाइज है वो आयोजित करी गई है। अब अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मिसाइल के लॉन्च होने के कुछ ही सेकंड के अंतर्गत मिसाइल ने टारगेट को इंटरसेप्ट कर लिया है। अब आकाश की बात करें तो आकाश इस समय सबसे विश्वसनीय एयर डिफेंस सिस्टम बनता जा रहा है हमारी थल सेना का। और आकाश एनजी दोनों काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रभावित कर चुके हैं। अब इन एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां ये भारतीय सेना की पसंद बनते जा रहे हैं, तो वहीं इनको जो एक्सपोर्ट कस्टमर है अब वो भी मिलने शुरू हो चुके हैं। और इस प्रकार के जो टेस्ट है कहीं ना कहीं जो विश्वास है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और अगली बड़ी अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर आ रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड इस समय ड्रग स्मगलर्स के लिए साक्षात काल का दूसरा रूप बन बैठी है, क्योंकि उनके द्वारा चाहे जितने भी प्रयास किए जाएं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा विफल किए जाते रहे हैं। और इसी बीच एएनआई की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल एएनआई की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक बड़ी खेप जो कि तकरीबन 5 टन की है, यानी 5 टन ड्रग की जो एक बड़ी खेप है उसको सीज किया है। और ये ड्रग की खेप एक शिपिंग बोट से अंडमान वाटर्स के पास सीज करी गई है। गौर करने वाली बात एक ये है कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रग हॉल था जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है। यानी सबसे बड़ी खेप अभी तक जो पकड़ी गई है वो यही है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ी है। हालांकि इसको लेकर के जो अधिक जानकारी है उसके आने का इंतजार है, लेकिन माना जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको याद दिला दें कि पूर्व में भी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लगातार जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र बनी हुई है और तुरंत उनको सीज कर लिया जाता है। और ऐसे में जो ड्रग स्मगलर्स के हौसले हैं उसको भी यहाँ पर चकनाचूर करने का काम इंडियन कोस्ट गार्ड कर रही है। जैसे कि हमने आपको डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया था कि इस समय जो भारतीय थल सेना के लिए एडिशनल 100K9 वज्र हॉविट्जर्स है, इनके ऑर्डर को लेकर जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी है। और इसको लेकर अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब जो रिपीट ऑर्डर होने वाले हैं 100K9 वज्र के, जो कि लार्सन टुब्रो के द्वारा बनाई जाती हैं भारत में ही, इनमें जो कॉस्ट आने वाली है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। जी हाँ, ये जो एडिशनल बैच होने वाला है सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर का, ये वैल्यू में थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके पीछे का कारण इन्फ्लेशन और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको बताया जा रहा है। यानी कि 2017 में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उसके तुलना में जो वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। खैर, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के करंट स्टेटस की बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में जो निगोशिएशन है वो चल रहा है और किसी भी समय जो फाइनल अप्रूवल है ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जा सकता है। K9 सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर ने ऑलरेडी भारतीय थल सेना को काफ़ी इम्प्रेस करके रखा है और भारतीय थल सेना इसीलिए इनके नंबर्स को 300 तक ले जाने के लिए प्रयासरत है और एक बड़ी नंबर में इनको ऑपरेट किया जाना है। हमारी अगली बड़ी अपडेट वियतनाम को लेकर आ रही है। दोस्तों, वियतनाम इस समय अपनी सेना को मॉडर्नाइजेशन की राह में लेकर जा रहा है, जहां पर बहुत सारे जो डिफेंस सिस्टम है और आर्टिलरी सिस्टम है इनको मॉडर्नाइज करने की बात की गई है। और इसी क्रम में हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है गाइडेड पिनाका को लेकर के। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय भारत और वियतनाम के बीच में जो गाइडेड पिनाका रॉकेट्स की सप्लाई है इसको लेकर बातचीत चल रही है। इसके पीछे वियतनाम का उद्देश्य ये है जो BM-21 और BM-14 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है इनको रिप्लेस करना एक मॉडर्न सिस्टम से। और इसके लिए वो पिनाका को एक आदर्श ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। अगर हम BM-21 और BM-14 की बात करें तो ये सोवियत इरा के जो रॉकेट सिस्टम है ये फिलहाल ऑपरेशनल है वियतनाम में, लेकिन अब वियतनाम क्योंकि अपनी सेना को मॉडर्नाइजेशन की राह में लेकर के जा रहा है तो उनकी नज़र में पिनाका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम करंट स्टेटस की बात करें इस पूरी डील में तो जो अभी इनिशियल फेज़ है बातचीत का वो शुरू हुआ है और माना जा रहा है कि अगले कुछ महीने में जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसको भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है और इस समय इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इस सिस्टम के अपने बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, क्योंकि अगर आप इसको कन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको गाइडेंस किट देखने को मिलती है, जिसके बाद हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ आप एनिमी टारगेट को हिट कर सकते हैं, जो कि सोवियत इरा के BM-21 और BM-14 से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इसको लेकर जो बातचीत है वो चल रही है और जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन हो सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट को लेकर आ रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट को लेकर के मीडिया में बताया जा रहा है कि एक बार फिर से लास्ट ईयर जो रिपोर्ट उन्होंने सामने रखी थी सेम रिपोर्ट इस बार भी सरकार के समक्ष रखी जाएगी, जहां पर सरकार से इस चीज़ पर दबाव बनाया जाएगा कि अगर MRFA प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहा है
और डिले के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, तो सरकार को एक बार फिर से इस पे विचार करना चाहिए और भारतीय वायुसेना, जिसको फाइटर एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़रूरत है और वो घटित स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, उसके लिए जो सख्त निर्णय हैं, वो लेने पड़ेंगे। प्रीवियस रिपोर्ट की बात माने तो स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस ने कहा था कि एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनको जल्द से जल्द जो इनके ऑर्डर्स हैं, इनको वो करने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाता है, तो फिर कहीं ये प्रोग्राम तेजस और कावेरी इंजन के रास्ते पे ना जाए, इसके लिए हमें जो आगामी निर्णय है वो बहुत ही सोच समझ के और जल्दी में लेने पड़ेंगे। और उस गवर्नमेंट को उन्होंने पहले भी इस चीज़ की सलाह दी थी कि आप इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इन पर भी विचार करिए, जो कि भारतीय वायुसेना को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेकर आ सकें। ऐसा रिकमेंडेशन वहाँ से सामने आया था। लेकिन इन कंसर्न्स से हट करके भी जो रिपोर्ट है, इसमें एक और चीज़ कही गई थी कि भारतीय वायुसेना को फुली कैपेबल बनाने के लिए हमें जो आत्मनिर्भरता है, इस पर जोर देनी होगी। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि एमआरएफए की जहाँ तक बात रही, तो एमआरएफए में कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। एमआरएफए में सिर्फ यही सुनते आए हैं हम लोग कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, ये मिलने वाली है या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू होने वाला है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें अब हमें देखने को नहीं मिलेंगी इस वर्ष के अंत तक। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर एरो इंडिया 2025 में बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं और संभावित है कि जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर होंगे, तो संभावित है कि कोई बड़ा सरप्राइज़ भी देखने को मिल जाए। अब ये सरप्राइज़ क्या होगा, इस समय टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं न कहीं फाइटर जेट्स और जेट इंजन से संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं, वो सकारात्मक रूप में अब आनी शुरू होंगी। क्योंकि आपने एक चीज़ गौर करी होगी, जब से व्लादिमीर पुतिन के दौरे को लेकर के रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं, तो एक बार फिर से यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन काफ़ी एक्टिव हुए हैं और उन्होंने और जो SU-75 चेकमेट है और SU-57 फैलन है, इसको लेकर जो चर्चाएँ हैं, वो खुले तौर पर करनी शुरू कर दी हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए हम चाहे कुछ भी कर लें, जो नए एयरक्राफ्ट हैं 2030 के पहले नहीं मिल पाएँगे, फिर चाहे वो SU-57 फैलन हो, क्योंकि SU-57 फैलन को लेकर एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि अल्जीरिया के रूप में इन्हें जो पहला कस्टमर है SU-57 फैलन का, ये मिल चुका है और रशिया इस समय पहले कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद अब जो दूसरे कस्टमर्स हैं, उन पर फोकस करेगी, जिसमें इंडिया टॉप पर हो सकता है। हमारे लिए बड़ी अपडेट कैट्स वॉरियर को लेकर आ रही है। दोस्तों, कैट्स वॉरियर जो कि हमारा लॉयल विंगमैन ड्रोन होने वाला है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, इसको लेकर एक एक्साइटिंग रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एरो इंडिया 2025 में आपको इसका जो पहला प्रोटोटाइप है, वो देखने को मिल सकता है। जहाँ इसकी पहले जो स्केल मॉडल की झलक थी, हमें ऑलरेडी 4 वर्ष पहले ही मिल गई थी और इसमें बहुत सारे जो परिवर्तन है, इसमें HAL के द्वारा किए गए हैं। ये जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा समर्थित प्रोग्राम है, ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। इस ड्रोन को पावर करने के लिए एक 4.2 किलोटन क्लास का जो टर्बोजेट इंजन है, वो तैयार किया जा चुका है और ये इंजन बेसिकली एक अपस्केल्ड वर्जन है पीटे-7 का, जो कि काफ़ी रिलायबल और पावरफुल है और माना जा रहा है कि कैट्स वॉरियर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये सफिशिएंट थ्रस्ट प्रदान करेगा। तो इसका जो प्रोटोटाइप है आपको एरो इंडिया 2025 में देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।